आपने कहा रूल 2 कंप्लीट किया था, लेकिन रूल 3 जो मैंने देखा तो मुझे याद आ रहा है कि मैंने रूल 3 भी कंप्लीट करवा दिया था। ये ऑर्डर हम कंप्लीट कर चुके थे, ताहम मैं रूल 3 को रिपीट कर देता हूँ आपके कहने के मुताबिक। ये सूट ऑर्डर था विथड्रॉल और एडजस्टमेंट के हवाले से कि कोई जो प्लेंटिव है वो सूट विथड्रॉ करता है, अगर वो विद द परमिशन ऑफ कोर्ट विथड्रॉ करता है तो फ्रेश सूट फाइल कर सकता है। अगर वो विदाउट परमिशन ऑफ द कोर्ट विथड्रॉ करता है तो फ्रेश सूट फाइल नहीं कर सकता, और उसमें कोर्ट अगर चाहे तो उस पर कास्ट वगैरह भी इम्पोज कर सकती है। इवन अगर कोर्ट ने परमिट किया है, अलो किया है टू विथड्रॉ द सूट एंड ही कैन फाइल फ्रेश सूट, द लिमिटेशन लॉ विल बी अप्लाइड। और लिमिटेशन लॉ की एप्लीकेशन में बिल्कुल यूं समझा जाएगा कि वो फर्स्ट जो सूट था वो बिल्कुल ऐसा समझा जाए कि उसने फाइल किया ही नहीं था। तो अब लिमिटेशन कहाँ से अप्लाई हो रही है कि वो जो सेकंड सूट फाइल कर रहा है वहां से लिमिटेशन अप्लाई हो रही है। अब रूल 3 बता रहा है कि पार्टीज के दरमियान कोई कंप्रोमाइज हो गई, कोई सेटलमेंट हो गई, कोई एडजस्टमेंट हो गई है, तो कोर्ट इन व्यू ऑफ दैट कंप्रोमाइज एग्रीमेंट कैन पास द डिक्री। रूल 3 बता रहा है कि वेयर इट इज प्रूव टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट दैट ए सूट हैज बीन एडजस्टेड होली एंड पार्ट बाय एनी लॉफुल एग्रीमेंट और compromise, or where the defendant satisfy the plaintiff in respect of the whole or any part of the subject matter of the suit. The court shall order such agreement, compromise, or satisfaction to be recorded and shall pass a decree in accordance therewith so far as it relates to the suit. रूल बता रहा है कि जब कोर्ट सेटिस्फाई है कि सेटिस्फाइड है, और सेटिस्फाई किससे कि वहाँ एविडेंस कोर्ट के सामने पेश की गई है कि पार्टीज जो है उनमें एडजस्टमेंट हो गई है, सेटिस्फेक्शन हो गई है पार्टीज के आपस में, उनके दरमियान कंप्रोमाइज हो गया है, कोई एग्रीमेंट हो गया है, और ये सब एडजस्टमेंट कंप्रोमाइज या एग्रीमेंट जो कुछ भी है वो लॉफुली हुआ है, तो कोर्ट उसको रिकॉर्ड करेगी उस एग्रीमेंट को, उस कंप्रोमाइज को, और इन व्यू ऑफ दैट डिक्री पास कर देगी। ठीक है, क्लियर? उसके बाद हम चलते हैं जस्ट ए मिनट।
ऑर्डर 39, सॉरी ऑर्डर 37 पड़ा हुआ है। ऑर्डर 37 पड़ा है या नहीं? ओके, तो जो सिविल सिविल ट्रायल्स हैं, सिविल ट्रायल के ऑलमोस्ट हम सारे स्टेज कंप्लीट कर चुके हैं। और उसमें जो स्टेज अब हमारे जो रहते हैं वो जस्ट है कि अपील, रिवीजन है, रिव्यू है और एग्जीक्यूशन है। और उसके अलावा जो अदर जो चैप्टर हैं या जिनको हम ऑर्डर्स कहें, वो थोड़ी और मतलब सूट्स के हवाले से थोड़ी डिफरेंट सिचुएशन को जस्ट एड्रेस करते हैं, अदरवाइज दे आर नॉट पार्ट ऑफ द स्टेजेस ऑफ द ट्रायल। के मसलन इंटरप्लीडर सूट है, ये भी एक तरह का सूट है उस कि ये उसकी नेचर थोड़ी डिफरेंट है। ऑर्डर 37 में समरी सूट है, ये भी सूट है, नेचर डिफरेंट है। स्टेजेस तो जो हम पढ़ चुके हैं वही स्टेजेस जो है वो कवर होंगे। सूट्स रिलेटिंग टू मॉर्गेज और इमूवेबल प्रॉपर्टी, मॉर्गेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है। सूट्स बाय पापर है, सूट्स बाय और अगेंस्ट माइनर है। ये डिफरेंट सिचुएशन को एड्रेस करते हैं। और उसके बाद है उसके अलावा सूट बाय और अगेंस्ट ट्रस्टीज हैं, एग्जीक्यूटर एंड एडमिनिस्ट्रेटर है। सूट बाय और अगेंस्ट फर्म्स हैं, सूट बाय और अगेंस्ट कारपोरेशन है, बाय और अगेंस्ट मिलिट्री और नेवल मैन है। इस तरह के हैं। ठीक है, तो ये भी हम इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे, लेकिन अब जस्ट हम कुछ स्टेजेस जो है वो कंप्लीट कर कर लें, जो कि ऑलरेडी कंप्लीट किया है। अब हम मूव करते हैं समरी सूट पर। जो समरी सूट है वो है ऑर्डर 37 में कवर्ड है। ये समरी सूट कंप्लीट करने के बाद हम मूव करेंगे अपील, रिवीजन और रिव्यू पर। ठीक है। ऑर्डर 37 में जो सूट है, जो समरी सूट भी कहा जाता है, वो रिलेट करता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पर, कि ये सूट फाइल होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पर। वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो कि जिसके तहत यूं कहें कि पैसे नहीं मिले, ऑनर नहीं हुआ, डिसऑनर हो चुका है। ठीक है, तो ये ऑर्डर 37 समरी जो सारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उस पर सूट फाइल करने के हवाले से एड्रेस करता है, कवर करता है, जिसको हम समरी सूट भी कहते हैं। ऑर्डर 37 का रूल 2 से स्टार्ट होता है। रूल 1 जस्ट डिक्लेरेटरी है कि ये जो ऑर्डर है शैल अप्लाई ओनली टू द हाई कोर्ट एंड टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड टू एनी अदर सिविल कोर्ट स्पेशली नोटिफाइड इन दिस बिहाफ बाय द हाई कोर्ट। समरी सूट है वो डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही दाखिल होता है, या ये बता रहा है कि वो कोर्ट हाई कोर्ट या इसके अलावा जो कोर्ट स्पेशली नोटिफाइड की गई हो गवर्नमेंट की तरफ से। रूल 2 बता रहा है कि इंस्टीट्यूशन ऑफ समरी सूट्स अपॉन बिल ऑफ एक्सचेंज ईटीसी, ऑल सूट्स अपॉन बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडीज और promissory note may, in case the plaintiff desire to proceed hereunder, be instituted by presenting a plaint in the form prescribed, but the summons shall be in form number 4 in appendix B or in such other form as may be from time to time prescribed। अब वो समरी वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो कि डिसऑनर हुआ, अगर प्लेंटिफ चाहे, जो पार्टी है जिसका इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हुआ है, वो अगर चाहे तो समरी सूट फाइल कर सकता है, अदरवाइज वो ऑर्डिनरी सूट भी फाइल कर सकता है, लेकिन मतलब उसकी डिस्क्रिशन है। समरी सूट में क्या है, समरी सूट भी अगर फाइल करेगा तो प्लेंट के जरिए वो सूट फाइल करेगा, लेकिन इसका जो समन है, ये समन उस ऑर्डिनरी सूट से के समन से डिफरेंट होगा। In any case in which the plaint and summons are in such form, respectively, the defendant shall not appear or defend the suit
unless he obtains leave from a judge as hereinafter provided so to appear and defend. अब ऑब्जेक्ट क्या है इस ऑर्डर 37 और समरी सूट का कि वो शख्स जो कि डिफेंडेंट है सूट में जिसने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया और वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो गया, हम प्रिज्यूम करें कि एक्सपेक्टेडली यही हुआ होगा कि वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो दिया होगा ऑन द बेसिस ऑफ कंसिडरेशन दिया होगा ना। मसलन उसने कोई ज़मीन ली होगी, कोई गाड़ी ली होगी, कोई किस घर लिया होगा और उसके बदले में उसने समरी सारी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया होगा जो में भी चेक हो, प्राइमरी नोट हो या बिल ऑफ एक्सचेंज हो। ठीक है, और वो कंसिडरेशन के तहत दिया गया हुआ वो इंस्ट्रूमेंट भी डिसऑनर हो गया है। अब वो डिसऑनर हो गया तो मीन जो होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है वो तो बहुत तकलीफ में है ना कि एक तो उसने अपनी चीज बेची है, सेल की है, जिसके बिना पे जो इंस्ट्रूमेंट मिला है रिटर्न में वो डिसऑनर हो गया, पैसे भी नहीं मिले। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि अब उस डिफेंडेंट को उस इंस्ट्रूमेंट देने वाले को सुनाई क्यों जाए, उसकी बात क्यों सुनी जाए। ठीक है, क्यों ना उसके खिलाफ डायरेक्टली फैसला सुना दिया जाए। तो ऑब्जेक्ट ये है कि पहली बात ये थी कि बताई गई कि समन जो है वो डिफरेंट होगा, ऑर्डिनरी सूट के समन से डिफरेंट होगा। अब पॉइंट नंबर 2 ये है कि वो जो डिफेंडेंट है वो अदर सूट की तरह, ऑर्डिनरी सूट की तरह इसमें अपियर होकर डिफेंड नहीं करेगा, बल्कि एप्लीकेशन मूव करेगा लीव टू डिफेंड के लिए कि उसको इजाजत दी जाए कि वो डिफेंड करे खुद को। ठीक है, अब एक एस्पेक्ट तो ये है जो मैंने आपको बताया है, एक एस्पेक्ट ये भी हो सकता है अदर एस्पेक्ट के जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उससे गन पॉइंट पर लिया गया है, कोर्शन के तहत लिया गया है, दबाव के तहत नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट चोरी हो गया था, डिफेंडेंट कहता है कि देयर इज नो कंसिडरेशन। ठीक है ना, तो इस तरह की बहुत सी बातें हैं जो शो करती है कि देयर मे बी सम डिफेंस विथ द डिफेंडेंट, उसके पास भी डिफेंस है। ठीक है, इस तरह भी हो सकता है कोई क्राइम हुआ है, वो कहता है मेरा साइन शुदा चेक चोरी किया गया था, इस तरह की। या इसके अलावा इवन वो ये भी कह सकता है कि चेक देयर इज कंसिडरेशन, इवन चेक वाज गिवन बाय हिम बट बिसाइड दिस उन्होंने पेमेंट कर दी कैश में। ठीक है, तो ये बातें सारी हैं जो कि वो पॉइंट्स ऑफ डिफेंस हो सकती है। तो जब फर्स्टली ये रूल बताता है कि जो डिफेंडेंट है उसका राइट नहीं टू अपियर एंड डिफेंड, वो अप्लाई करेगा लीव टू डिफेंड के लिए। ठीक है, एंड इन डिफॉल्ट ऑफ हिज ऑब्टेनिंग सच लीव और ऑफ हिज अपीयरेंस एंड डिफेंस, और अगर कोर्ट उसको लीव नहीं देती या वो इवन लीव टू डिफेंड के लिए अप्लाई नहीं करता, अपियर ही नहीं होता, in person thereof the allegation in the plaint shall be deemed to be admitted and the plaintiff shall be entitled to a decree। अब क्योंकि उस जो डिफेंडेंट है उसको लीव टू डिफेंड या ग्रांट नहीं की या उसने अप्लाई नहीं किया, तो यूं समझा जाएगा कि जो प्लेंट है वो एडमिट हो गई है, प्लेंट में जो एक्यूजेशन है, जो इल्जामात लगाए हैं वो एडमिट हो गए हैं, उसका स्टेटस ये हो जाएगा और प्लेंटिव का हक है उसके पास में उसके फेवर में डिक्री पास की जाए। डिफेंडेंट को इस समरी सूट में लीव टू डिफेंड के लिए विद इन 10 डेज में अप्लाई करना होगा। ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीविंग समन ही हैज टू अप्लाई फॉर लीव टू डिफेंड विद इन 10 डेज। The plaintiff shall be entitled to a decree for the principal sum due on the instruments and for interest calculated in accordance with the provisions of Section 79 or Section 80 as the case may be of the Negotiable Instrument Act। कि जो प्लेंटिफ है उसका हक होगा कि उसने जो क्लेम की है उसकी डिक्री पास की जाए उसकी फेवर में, जिसमें जो इंस्ट्रूमेंट में जो मेंशन शुदा अमाउंट है वो टोटल अमाउंट और उस पर इंटरेस्ट, उस पर मुनाफा, उस मुनाफे की रेट क्या हो जो कि कैलकुलेशन की जाएगी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 79 और 80 में जो रेट जो तरीका बताया गया है उसके मुताबिक वो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा।
up to the date of the institution of the suit or for the sum mentioned in the summon अप टू द डेट ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट। वो जो इंटरेस्ट है उसका रेट कब तक, कि जब तक उसने सूट दाखिल किया था तब तक के लिए वो इंटरेस्ट रेट अप्लाई होगा। या और फॉर द सम मेंशन इन द समन व्हिच एवर इज लेस एंड फॉर इंटरेस्ट अप टू द डेट ऑफ द डिक्री at the same rate of such or at such other rate as the court think fit। या इसके अलावा वो जो समन में अमाउंट मेंशन है और इंटरेस्ट जो कि डिक्री पास होने तक का होगा, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट है इंस्ट्रूमेंट में मेंशन शुदा वो और उस पर इंटरेस्ट, या जो समन में जो अमाउंट मेंशन है वो अमाउंट और उस पर जो इंटरेस्ट मुनाफा जो कि अप टू द पासिंग ऑफ डिक्री पास होने तक के लिए होगा। B for such subsequent interest if any as the court may order under section 34 of this code। या इसके अलावा भी आगे तक के लिए डिग्री पास होने के बाद तक के लिए भी अगर कोर्ट ऐसा कोई ऑर्डर पास कर सकती है तो वो मुनाफा भी। But such sums for cost as may be prescribed। कोर्ट अगर कोई कास्ट वगैरह इम्पोज करती है तो वो कास्ट का अमाउंट, provided that if the plaintiff claims more than such fixed sum for cost, the cost shall be ascertained in the ordinary way। अगर प्लेंटिफ इससे ज्यादा जो कोर्ट की तरफ से फिक्स किया जाता है या इम्पोज करती है उसके अलावा कोई और ज्यादा अमाउंट एज ए कास्ट क्लेम करता है तो उस कास्ट को असरटेन किया जाएगा। कोर्ट उसको डिटरमिन करेगी कि बताएं, साबित करें कि ये इतना खर्चा कैसे हुआ है। A decree and passed under this rule may be executed forthwith। इस रूल के तहत पास होने वाली डिक्री को फौरी तौर पर एग्जीक्यूट किया जाएगा। थोड़ा मैं रिपीट कर देता हूँ कि ये रूल जो है ये सम ऑर्डर 37 में जो सूट है समरी सूट, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे बेस करता है कि वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो डिसऑनर हुआ है तो उस इंस्ट्रूमेंट का होल्डर चाहे तो ऑर्डिनरी सूट फाइल करे चाहे समरी सूट फाइल करें। समरी सूट डिसाइड होना होता है विद इन 6 मंथ्स, रिक्वायरमेंट ये है, काम उसमें टाइम लग जाता है। इस समरी सूट ये भी समरी सूट भी फाइल होगा बाय फाइलिंग प्लेंट और उसका समन ऑर्डिनरी सूट के समन से डिफरेंट होगा। जो डिफेंडेंट है उसका ये राइट नहीं है समन रिसीव करने के बाद वो अपियर हो और डिफेंड करे, लेकिन उसको डिफेंस के लिए अप्लाई करना होगा लीव टू डिफेंड। अगर वो लीव टू डिफेंड ग्रांट होती है तभी वो रिटन स्टेटमेंट फाइल करेगा। या ऐसा हो सकता है कि वो लीव टू डिफेंड की एप्लीकेशन के साथ अपनी WS रिटन स्टेटमेंट साथ फाइल कर दे। अगर लीव टू डिफेंड ग्रांट हुई तो वो फाइल शुदा WS कंसिडर हो जाएगी। लीव टू डिफेंड के लिए विद इन 10 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसीविंग ऑफ द समन अप्लाई करना होगा। और अगर लीव टू डिफेंड के लिए अप्लाई नहीं करता या लीव टू डिफेंड ग्रांट नहीं होती तो कोर्ट प्लेंटिफ की जो क्लेम है उसको एडमिटेड कंसीडर कर सकती है और अब प्लेंटिफ का हक होगा कि उसकी फेवर में डिक्री पास की जाए। ये जो डिक्री होगी वो बेस करेगी जो प्रिंसिपल सम में जो कि मेंशन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में वो अमाउंट, या और इसके अलावा उस अमाउंट पर इंटरेस्ट जो कि सूट फाइल होने तक या डिक्री पास होने तक हो सकता है। इसके अलावा कोर्ट कास्ट भी इम्पोज कर सकती है, ये डिक्री पास हो जाने के बाद फौरी तौर पर एग्जीक्यूट की जाएगी। अब हम रूल 3 पे आते हैं कि डिफेंडेंट शोइंग डिफेंस ऑन मेरिट टू हैव लीव टू अपीयर। The court shall upon application by defendant give leave to appear and to defend the suit
upon affidavits which disclose such facts as would make it incumbent on the holder to prove consideration or such other facts as the court may deem sufficient to support the application. अब जो डिफेंडेंट कोर्ट में आया और उसने एप्लीकेशन मूव की लीव टू डिफेंड के लिए और उसमें कुछ ऐसी बातें बताई जिसके तहत ये ज़रूरी हो रहा है कि क्योंकि इंस्ट्रूमेंट तो कंसिडरेशन के बेसिस पर दिया जाता है ना, तो वो कहता है कि प्लेंटिव कंसिडरेशन साबित करें। प्लेंटिव कंसिडरेशन साबित करे, मसलन प्लेंटिव साबित करे कि उससे डिफेंडेंट ने कोई गाड़ी ली है, प्लाट लिया है, जमीन ली है, बंगला लिया है, या क्या डील हुई है जिसके बिना पे उसने ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट प्लेंटिव को दिया। ठीक है, तो ये बता रहा है कि द कोर्ट शैल अपॉन एप्लीकेशन बाय डिफेंडेंट गिव लीव टू अपीयर एंड टू डिफेंड द सूट अपॉन एफिडेविट व्हिच disclose such facts as would make it incumbent upon the holder to prove consideration और such other facts as the court may deem sufficient to support the application, या इसके अलावा कुछ ऐसे फैक्ट्स अपनी एप्लीकेशन में मेंशन करता है जिससे कोर्ट सेटिस्फाई है और कोर्ट समझती है कि इसकी एप्लीकेशन ग्रांट होनी चाहिए और इसको मौका देना चाहिए डिफेंड करने का, डिफेंडेंट को डिफेंड करने का मौका देना चाहिए। तो इस सूरत में कोर्ट उसकी लीव टू डिफेंड की एप्लीकेशन जो है वो ग्रांट कर देगी। Leave to defend may be given unconditionally or subject to such terms as to payment into court, giving security, framing and recording issues or otherwise as the court thinks fit. अब ये लीव टू डिफेंड जो है कोर्ट ग्रांट कर सकती है कंडीशनली और अनकंडीशनली। अगर कंडीशनली ग्रांट करती है तो कंडीशनली ग्रांट में कोर्ट ऐसा भी कह सकती है कि जो इंस्ट्रूमेंट में पैसे मेंशन है वो पैसे कोर्ट में जमा कराएं। कोर्ट ऐसा भी कर सकती है कि उसको कहा जाए कि सिक्योरिटी जमा कराएं, ठीक है, या इशू फ्रेम करके कोर्ट उनकी जो लीव टू डिफेंड की एप्लीकेशन है वो ग्रांट कर सकती है। The provisions of Section 5 of the Limitation Act shall apply to application under sub rule 1. लीव टू डिफेंड की एप्लीकेशन ग्रांट करने में जो लिमिटेशन है वो लिमिटेशन के जो प्रोविजन 5 है वो अप्लाई होंगे। अब रूल 2 बता रहा था कि समरी सूट के हवाले से फाइलिंग ऑफ समरी सूट, और उसके बाद रूल 3 बता रहा है इसके कनेक्शन में ही कि जो डिफेंडेंट की लीव टू डिफेंड की एप्लीकेशन है। रूल 4 बता रहा है कि पावर टू सेट असाइड डिक्री आफ्टर डिक्री द कोर्ट में अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस सेट असाइड द डिक्री after decree the court may under special circumstances set aside the decree and if necessary stay or set aside execution and may give leave to the defendant to appear to the summons and to defend the suit if it seems reasonable to the court so to do and on such terms as the court thinks fit। अब रूल 2 में क्या बताया गया था कि रूल 2 में था कि अगर डिफेंडेंट जो है वो लीव टू डिफेंड के लिए अपीयर ही नहीं होता तो कोर्ट क्या करेगी, प्लेंट में जो एलिगेशन लगाए गए हैं वो एलिगेशंस एडमिटेड समझे जाएंगे और प्लेंटिव का हक होगा कि उसके फेवर में डिक्री पास कर दी जाए। ठीक, अब रूल 4 बता रहा है कि डिक्री पास हुई। अब ये जो डिक्री पास हुई ये डिक्री थी एक्स पार्टी डिक्री। अब ये जो एक्स पार्टी डिक्री पास हो चुकी तो रूल 4 में बता रहा है कि उसके बाद डिक्री पास हो जाने के बाद वो कोर्ट में अपीयर हुआ और उसने सेटिस्फाई किया जिस तरह के रूल 3 में बताए गए हैं ग्राउंड्स रीजन, तो इस तरह से उसने कोर्ट को सेटिस्फाई किया तो कोर्ट उन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में, अब वो सर्कमस्टेंसेस क्या है, स्पेशल है, लफ्ज भी स्पेशली यूज किया गया है। तो इवन के डिक्री पास भी हो चुकी है कोर्ट उस पास शुदा डिक्री को सेट असाइड कर सकती है, या अगर इवन क्योंकि रूल 2 बता रहा था कि ये डिक्री फोर्थ विथ एग्जीक्यूट होगी, इमीडिएटली एग्जीक्यूट होगी, तो इवन उसकी एग्जीक्यूशन भी स्टे कर सकती है कोर्ट अगर कोर्ट उससे
सेटिस्फाई हो जाए और कोर्ट इस स्टेज पर उसकी लीव टू अपियर जो है, लीव टू डिफेंड जो है वो ग्रांट कर सकती है, टू अपियर एंड टू द समन एंड टू डिफेंड द सूट, के वो अपियर हो और सूट को डिफेंड करे। जिस तरह से ऑर्डर 9 में था कि जो एक्स पार्टी डिक्री पास होती है तो एक्स पार्टी डिक्री के बाद अगर वो डिफेंडेंट अपियर होता है और कोर्ट को सेटिस्फाई करता है तो कोर्ट एक्स पार्टी डिक्री सेट असाइड कर सकती है। तो ये रूल 4 समरी ट्रायल में बता रहा है कि कोर्ट स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में डिक्री जो है एक्स पार्टी डिक्री सेट असाइड कर सकती है। जस्ट अ मिनट वेट करें, मैं पानी पी लूं। इसी आर्डर के बाकी दो रूल बचते हैं, तीन रूल 5, 6, 7 बहुत ही छोटे से पॉइंट्स इनमें इन्वॉल्व है। रूल 5 बता रहा है कि पावर टू ऑर्डर बिल ईटीसी टू बी डिपॉजिटेड विद ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, के कोर्ट के सामने जो प्रोसीडिंग चल रही है तो कोर्ट उस प्रोसीडिंग में ऑर्डर कर सकती है कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडी या जो प्रॉमिसरी नोट है जिस पर सूट बेस कर रहा है, जिस पर सूट बेस कर रहा है वो इंस्ट्रूमेंट कोर्ट के ऑफिसर के पास जमा कराया जाए। और कोर्ट ये भी ऑर्डर कर सकती है कि प्लेंटिव कास्ट जमा कराए। ठीक है, का यहाँ पर जो कास्ट का मकसद है वो सिक्योरिटी फॉर द कास्ट है, कास्ट नहीं सिक्योरिटी फॉर द कास्ट है, कि मसलन कि प्लेंटिव फेल हो जाता है टू प्रूव इट्स इन इट्स केस या टू एस्टेब्लिश इट्स केस, तो इस सूरत में कोर्ट अगर कास्ट इम्पोज कराए तो करे तो उसके लिए जो सिक्योरिटी है वो जमा कराए, डिमांड कर सकती है, कोर्ट सिक्योरिटी डिमांड कर सकती है। और जब तक सिक्योरिटी जमा हो तब तक कोर्ट सूट की प्रोसीडिंग्स भी स्टॉप कर सकती है। ठीक है, ये सिचुएशन में इसकी जरूरत पड़ सकती है जब कोर्ट को बताया जाए कि जो प्लेंटिफ का सूट है वो मेरिट नहीं रखता। ठीक है, मेरिट नहीं रखता, तो इस बिना पे कोर्ट जो सिक्योरिटी डिमांड कर सकती है। ये यूं भी कह सकते हैं कि डिफेंडेंट जिसकी लीव टू डिफेंड कोर्ट ने ग्रांट की, उसने कोर्ट को सेटिस्फाई कर दिया, जिससे ये साबित हो रहा है कि देयर वाज नो कंसीडरेशन। ठीक है, और सम अदर फैक्ट्स वेयर बाय इट इज एस्टेब्लिश्ड बाय द डिफेंडेंट दैट द प्लेंटिफ हैज नो मेरिटोरियस केस, तो इस सूरत में अब कोर्ट को ये लगता है कि प्लेंटिफ का सूट फेल भी हो सकता है और इवन डिफेंडेंट डिमांड भी कर रहा है कि प्लेंटिफ पे कास्ट इम्पोज की जाए। ठीक है, केस ऑफ फ्राइवलस केस कोर्ट में लाने की वजह से और ये कि डिफेंडेंट को डिस्टर्ब करने की वजह से, तो इस सूरत में कोर्ट उससे सिक्योरिटी डिमांड कर सकती है। रूल 6 बता रहे रिकवरी ऑफ कास्ट ऑफ नोटिंग नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ डिसऑनर्ड बिल और नोट, द होल्डर ऑफ एनी डिसऑनर्ड बिल of exchange or promissory note shall have the same remedies for the recovery of the expenses incurred in noting the same or for non-acceptance or non-payment or otherwise by reason of such dishonor as he has under this order for the recovery of the amount of such bill or note। तो जिस तरह से डिफेंडेंट को ये राइट है तो इवन प्लेंटिफ को भी ये राइट है कि वो इंस्ट्रूमेंट की नॉन एक्सेप्टेंस की वजह डिसऑनर जो हुआ, जो नॉन एक्सेप्टेंस या नॉन पेमेंट की वजह से जो इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हुआ तो उस प्रोसेस पर उसका जो खर्चा हुआ। ठीक है, क्योंकि उसके बाद डिसऑनर होने के बाद उस प्लेंटिफ ने उसको नोटेड करवाया, नोटरी पब्लिक से प्रोटेस्ट करवाया, जो रिक्वायरमेंट थी पूरी की,
और उस पर जो उसका प्लेंटिव का खर्चा हुआ, तो प्लेंटिव इज आल्सो एंटाइटल्ड टू रिकवर द अमाउंट। Procedure in suit same as provided by this order. The proceeding in the suit hereunder shall be the same as the procedure in suit instituted in the ordinary manner. बाकी जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर बिल्कुल सेम तरीके से चलेगा जिस तरह से कोई ऑर्डिनरी सूट में जो प्रोसीजर अप्लाई किया जाता है। ठीक है ना, हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। आपका किसी का सवाल हो तो सवाल पूछ सकते हैं। जिसका सवाल हो वो खुद को अनम्यूट करे और सवाल पूछे। लगता है किसी का सवाल भी नहीं है और आपके अब शायद नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।